पिंड दादन खान में कोई भी हो, वो मुग़ल हो, अवान हो, अपना जाट हो, गुजर हो, अब तो अराई भी उसमें शामिल कर लें, तो ये जो ज़ारैत पेशा लोग थे ना, ये सारे चौधरी कहलाते थे अपने आप को। राजा गंजफ़र अली खान को, जो तरीके पाकिस्तान के बड़े नामवर रहनुमा हैं, क़ायद-ए-आज़म के दस्ते राज थी, जिनका मकबरा भी वहाँ मौजूद है पिंड दादन खान में, जिनके दादा के नाम पर दादन खान के नाम पर पिंड दादन खान है। अब हुआ क्या कि एक तरफ तो हमें इज़्ज़त मिली कि भाई यार ये लोग हैं, इन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, और हमारा सोशल स्टेटस चूँकि ठीक था कि हम फैमिली बैकग्राउंड से हवाले से एक तारीखी कबीला थे, बासर कबीला थे, तो मकामी आबादी ने हमें कबूल किया। लेकिन दूसरी तरफ ये था, यहाँ अजीब रवाज था। हालांकि हमारे जो ये गाँव हैं इनमें मतलब है कोई वडेरा नहीं है, ना कोई गद्दी नशीन है, ना कोई जगीरदार है। ये जो इलाके के जगीरदार थे ना, उनमें एक जालिब कौम है, वो दरिया के किनारे हैं, आबाद हैं, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, वो जगीरदार थे। तो जगीरदार थे तो वो क्या करते थे कि स्टेट पावर उनके पास थी, वो थंदार उनके पास ठहरता था, वो पटवारी उनके पास ठहरता था, गिरदार उनके पास, तहसीलदार, उनकी ज़मीनें आबाद थी, दरिया के पानी मिलता था तो फसलें होती थी, वो दाने देते थे, भैंसे देते थे, रोटी देते थे। वो एक थंदार की खिदमत करते थे, लेकिन बाकी सारे लोगों को दबाते थे। उनकी पोजीशन ये थी कि वो इलाके में जो बंदा उनके पास जाता था वो ज़मीन पर बैठता था, उनको बराबर नहीं बैठने देते थे। यही रवाज दारापुर में भी था। ये जो दारापुर का राजखान है, यहाँ भी यही रवाज था कि बाई देश के इलाके में ये भी लोगों को पत्थरों पर ही बैठाया करते थे, बड़ी जिसको इज्जत देते थे उसको पीढ़ी और मुड़ी देते थे। ये था कल्चर जंग। अब हमारा कबीला जो था उसके मसाइल ये थे कि उनका एक तो था कि वो खुद उनका बड़ा दुखी पस मंज़र था कि उनका तो जद मारा गया था, फांसी दी गई थी। यहाँ एक किस्म के वो पनाहगीर थे, इस इलाके में उन्होंने पनाह ली थी आके। तीसरा उनकी मैन पावर भी थोड़ी थी। चौथी यह कि अपना ख़ानदान कबीला तो जो है उसने तो उनको वहाँ से निकाल दिया था। अब यहाँ वो बुरे फंसे थे, लेकिन वो थे जीन्स के लिहाज से आज़ाद बादशाह की हुक्मरानों की नस्ल से थे, एक रियासत के मालिक थे, सरदार की औलाद थे। उनको ये कल्चर पसंद नहीं था। नतीजातन क्या हुआ कि उन्होंने इस कल्चर को कबूल नहीं किया। एक और भी था कि मजहबी जारादारी भी थी कि ये दरबारों के जो मुजावर वगैरह थे ये बन गए सैयद और पीर, और इन्होंने क्या किया कि जनाब वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल किया। तो लोगों को से ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारे घुटनों को छुओ, हमारे हाथ चूमो, हमारे आगे सजदा करो, हमारे पाँव जो है उनको छुओ और ज़मीन पर बैठो। इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ गए थे। तो इनको भी ये हम लोग नहीं, चूँकि हम इस सारे सिस्टम के हमारे अब अजदाद मुखालिफ थे, क्योंकि उनके ज़हन में आज़ाद तस्वर था। तो वो क्या हुआ कि जो भी लड़ाई होती थी ना, वो पर्चा हमारे ऊपर, जो भी कोई कार्रवाई होती थी हमारे ख़िलाफ़, तो हम यहाँ आकर जो है मुश्किलात का ही शिकार रहे। लेकिन एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ये थी कि तादाद में कम होने के बावजूद, पंजाबी में कहते हैं कि बामाना होने के बावजूद हमारी डोमिनेशन थी। मैंने जैसे आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस कुएं का नाम जो है ना वो रिकॉर्ड माल में चाह फपरा के नाम से मौजूद है। तो यहाँ हम लोग दौलतपुर में इन हालात में, अब हुआ ये कि इन मुश्किलात में पड़ने की वजह से 2-3 हमारे ख़ानदान को नुकसान हुए। एक तो इस बात से घबरा करके यार यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल है, हमारे लोग आगे पीछे माइग्रेट होते गए। जो देखता था ना कि यार यहाँ मुश्किलात हैं, वो निकल जाता था, हमारी तादाद घटती गई। दूसरी तरफ ये थी कि इन मुकदमात, इन लड़ाइयों की वजह से हमारी मैशत मजबूत नहीं हुई, हम सफ़ेद पोश रह गए। और तीसरी ये है कि जब हम फिर रोज़ी के चक्कर में जब पढ़े, रोज़गार के में हमारे अब तालीम से महरूम हो गए। अब हुआ ये क्या कि अब फिर हमारा, चूँकि उस हद तक ज़मीनें तो थी नहीं कि, क्योंकि हम यहाँ आए तो वो पिछली वाली ज़मीनें तो उस तरह की जगीरें तो हमारी थी नहीं, क्योंकि यहाँ तो होल्डिंग ही बड़ी थोड़ी सी इन गाँव में, कोई भी ज़मींदार बड़ा ज़मींदार नहीं था। तो इस लिहाज से हमारा भी यही था, हमारा एक कुआं था। तो अब करना क्या था कि उन्होंने गुज़रकात के लिए क्या किया कि भाई उन्होंने जोर क्या दिया कि साथ चूँकि चरागाह थी, जंगल था, सरकारी भी और ज़ाती भी, तो इन्होंने माल पेशी पर जोर दिया। तो जो मेरे दादाजी थे उनका नाम परदादा जी, उनका नाम था जुम्मा खान। तो उन्होंने उस ज़माने में इतने ऊँट रखे हुए थे कि पूरी जो ना हिंदू ताजर थे इस इलाके में, पूरे इस इलाके में हिंदुओं का कब्ज़ा था, मतलब जारादारी थी। मंडी बाउद्दीन जो थी ये मार्केट थी,
यहाँ से वहाँ भी हिंदू थे और आगे पूरे इलाके पदरी तक इन गाँव में भी हिंदू बैठे थे दुकानदार। उनमें एक चड्डा कौम थी जो मतलब किस्म का, जिस तरह हमारे मुसलमान खोजे होते हैं या शेख होते हैं, वो चड्डा थे। वो ये बिजनेस कर, वो सारी जो इधर से अनाज भी और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी जो आती थी ना, ऊँटों पर आती थी और कोई सोर्स नहीं था। दरिया में पुल तो थे नहीं, ये दरिया में से गुजर के आना होता था। जब ज़्यादा पानी होता था तो कश्ती पे बैठते थे, तो वो ऊँटों के पाए आते थे। तो कई दफ़ा ये होता था कि हमारा एक जो है ना, वो एक लंबी कतार होती थी ऊँटों की। वो एक रवायत है कि भाई हमारे कबीले का 100 ऊँट था, लेकिन फिर भी हम सारमान ही थे। मतलब है कोई इस तरह का कुछ सियासी तो इस तरह की पोजीशन नहीं थी ना कि हुकूमत में हमारा कोई हाथ हो। दूसरी तरफ देखिए कि हमारे जो दादाजी थे हमारे, वो उनका नाम था जमान। तो वो जमान से जमा, जमे से जमा। ये को हिंदू यह करता था कि पटवारी वो थे, वो मुसलमानों के नाम बिगाड़ देता था। मसलन हमारे जो जंदे उनका नाम था सरदार अल्लाह बख्श, तो उन्होंने अल्लाह बख्श को लैना लिख दिया। इस तरह मोहम्मद बख्श किसका नाम हो तो उसको मंदा लिख देते थे, और भी अदबी करते तो मंदू लिख देते थे। इसी तरह वो मुसलमानों का नाम बिगाड़ते थे, तो उनका नाम जमान से उन्होंने जमा बना दिया। तो वो जो बाबा जमा थे, उनके पास भेड़ें और बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था। अच्छा, लेकिन उस ज़माने में अमीर आदमी वही होता था जिसके पास ऊँट हो, भेड़ें और बकरियों। इस लिहाज से वो सफ़ेद पोशी में भी खुशहाल लोग थे, जिसका मुझे इस लिहाज से पता चलता है कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी में जाकर इलेक्शन लड़ा, तो मैं जब इस इलाके में ख़ास तौर पिंडी सैदपुर गया, तो वहाँ 2-3 लोगों ने मेरा बड़ा मुझे वेलकम किया। तो उन्होंने मुझे मेरा सपोर्ट की। मेरा कोई उनके साथ तारब भी नहीं था, तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की, बड़ी इज्जत भी की और मुझे वोट देने का भी ऐलान किया। एक बहुत बड़ा कबीला था कुम्हार, जो ये बर्तन बनाने वाला काम करते थे, आवियाँ उनकी थी। तो उन्होंने मुझे, मैं उनको मिला ना, तो उन्होंने मुझे जाकर कहा, उनमें से एक बाबा राजा भी थे और एक और बुजुर्ग थे, बोर्ड के नीचे उनकी आवी होती थी। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया। छोटी सी मेरी उम्र थी, मैं प्यार किया और बड़ी इज्जत की। और साथ उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम आपको वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। तो मैंने सवाल किया कि जनाब ये सारा कुछ आप क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा कि होता ये था कि हम ज़मींदारों से कलर लेते थे और उससे हम आमियाँ पकाते थे और बर्तन पकाते थे। आपके दादा मरहूम ऐसे अच्छे आदमी थे कि हम जाते थे तो आपके भाड़े से हम उसे वैसे उठा कर ले आते थे और वो मुझसे पैसे नहीं लेते थे। वो कहते कि ये आप मौज करो, और जब जाते थे वो रोटी भी देते थे। और अगर रात आ जाती थी तो उनके डेरे पर भी, हम छपरों में ही डेरे थे पहाड़ों में, तो लेकिन वो रहाइश भी देते। फिर जो है ना, वहाँ एक जंदरान कौम है ज़मींदारों की, एक जहाल हैं, एक वो अवान है, और एक उसके अलावा उतरा हैं जो पठान हैं, एक जो है ना उतराई हैं जो पठान है, और एक उतरा हैं जो भट्टी जाट हैं। तो ये इन कौमों के साथ दूर पार की हमारी रिश्तेदारियाँ भी थी, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया। मैंने कहा क्या वजह? तो उन्होंने भी मेरे दादे का नाम लिया कि यार जब सैलाब आता था उस वक्त, ये मंगला डैम नहीं था, रसूल बराज नहीं था, तो पानी पूरी कुव्वत से आता था ना, जब तो दरिया से निकलता था तो पहाड़ के साथ जा टकराता था। तो उन्होंने कहा ये पूरा इलाका जो है ना, कई महीने जो है ना यहाँ पानी खड़ा हो जाता था, कोई खाने को चीज़ नहीं होती थी माल मवेशी के लिए, ख़ास तौर पर माल मवेशी के लिए। घर का तो चलो सामान अंदर बच जाता था, देहातों में गाँव में रख लेते थे, लेकिन बाहर ज़मीनों में पानी खड़ा हो जाता था, कोई फसल नहीं होती थी, कोई खुश्क चारा नहीं होता था। तो ये इन गाँव के लोग जो थे ना, नीचे वाले दरिया के किनारे वाले लोग, ख़ास तौर पर ये पिंडी सैदपुर के लोग जो थे, ये जाते थे हमारे गाँव में दौलतपुर में, मेराम उसको बोलते हैं, जो पहाड़ और ज़मीनों के दरमियान इलाका है, और उस हमारी चरागाह है। तो वहाँ पर ये जाकर माल मवेशी ले जाते थे, वहाँ ठहरते थे। तो उन्होंने कहा जब हम यहाँ आते थे तो बारिशें भी होती थी, सारा कोई मसाइल भी थे, तो वो हम भी आपके जो डेरे पर पनाह लेते थे, और हमें भी हमेशा बाबा जी आपके जो है ना ये बुज़ुर्ग, वो रोटी भी देते थे, रहिश भी देते थे, और हमें भूसा वगैरह भी देते थे। तो ये तो ज़ाहिर है फिर कुछ अल्लाह का करम था, अपने लेवल के तो वो ठीक बंदे थे ना जी, वो खुशहाल लोग थे, क्योंकि वो मतलब उस वक्त के कल्चर के मुताबिक जो बंदा इस तरह लोगों के साथ सलूक कर सकता है, मेहमानवाजी कर सकता है, उनको कमाल बेशी मार सकता है, तो उसकी माली पोजीशन भी तो ठीक होगी ना। और माली पोजीशन ठीक होने की वजह कि वही है कि उनके पास भेड़ बकरियां थी, उनके पास ज़मीन थी, दाने आते थे, और उसके अलावा चरागाहें थी। तो ये इस कल्चर में
हमें जो है ना हम आगे बढ़े। और इसी कबीले में जो है ना हमारे ख़ानदान में, यानी मादी करीब की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे जो दादा और दादे के भाई का ख़ानदान था, उसमें तालीम मज़हब की थी। और मज़हब की तालीम क्या थी कि कुरान पाक जो है ना नाज़रा पढ़े हुए थे, नमाज आती थी, नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, जिन टिपिकल किस्म के मुसलमान थे। लेकिन उधर कैद में बड़ी कमज़ोरियाँ थी कि हमारे जो आबाई गांव है डूडी पपरा का, वहाँ हमारे जो रिश्तेदार हैं ना वो शिया मसलक के साथ वाबस्ता थे। इधर जो हमारे रिश्तेदार थे वो बरेलवी मसलक के साथ थे। और मसलक दोनों में बताते क्या थे कि भाई 10वीं मुहर्रम को आपने देख देनी है चावलों की, और हर रोज़ 11वीं, हर महीने 11वीं को आपने खीर पकानी। और यही है, ना कोई नमाज ना कोई रोज़ा, कोई और करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मौजे करें। लेकिन मेरे जो थे ना अपना नाना मरहूम, वो बड़े दीनदार शख्सियत थी। तो उनका मसला इस तरह का था कि वो बड़े नमाजी पक्के और दीनदार, जो उतना जितना इल्म था उसके मुताबिक। तो उनकी मौत भी दीन के वाले से हुई थी। हुआ ये कि बैसाख में रोज़े आ गए, तो सब लोगों ने रोज़े छोड़ दिए और अपनी फसलें संभाली। तो उन्होंने उस माने में पस्से, उनको कहते थे, ये कोठे की तरह ढेर लगा देते थे, गड्ढे पे गड्ढा बांध के, तो बड़े ऊंचे पस्से लगा देते थे इनके गंदम के। तो उन्होंने लगा दिया और उन्होंने कहा मैं इसको बंद करके रख देता हूँ, तो मैं रोज़े ख़त्म हो गए तब इसको मैं जो है ना वो अपना इसको गा लूँगा, इसको संभाल लूँगा। तो हुआ ये कि बारिशें शुरू हो गई, तो उनकी वो जो गंदम थी ना उसके ऊपर बारिश होती रही, वो काला रंग उसको हो गया और उसके अंदर गैस पैदा हो गई। तो नाना मरहूम ने जो क्या किया कि उन्होंने जब वो एक तरंगल से होते थे उसके साथ उसको खोला ना गंदम को, तो उसमें से जो गैस निकली तो उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो वो आप भी उस हालात के मुताबिक अच्छे ज़मींदार थे, लेकिन वो जो ससुराल थे उनके, वो यानी मेरी जो नानी के मेके थे वो थे, तो वो भी मतलब अपना काश्तकार और जो है ना इस तरह मतलब भेड़ बकरियां पालने वाले लोग, लेकिन वो थे अमीर, इतने अमीर थे कि एक दफ़ा वहाँ से मेरी नानी मोहतरमा वो जो चांदी के रुपए होते थे उनको लेकर अपने गाँव आई। तो वो एक सलीते होते थे, उसमें एक पूरी गुठड़ी बांध के ना गधी पर रखी, और गधी जो हमारे गाँव के करीब आकर उस वजन के साथ बैठ गई, इतना वो पैसे थे। और जब मेरी खाला की शादी हुई तो उन्होंने रास्ते में डोली में उसे दुल्हन आती थी, तो उन्होंने कहा उतारो और नीचे रखो डोली। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा जो जेवर है ना ये उतारो, इसके वजन से मेरी गर्दन टूट रही। तो वो बड़े खुशहाल लोग थे। तो हुआ ये कि मेरी वालदा को 6 महीने की रह गई और मेरी जो खाला थी वो 2 माह की, और मेरी जो नानी थी उनकी सारी उम्र 20-25 साल थी और वो बेवा हो गई। बेटा भी कोई नहीं था, भाई भी कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैंने शादी नहीं करनी। तो वो उनके पास अब वसैल तो थे, मैके की तरफ से भी थे, ससुराल की तरफ से, वो हमारे लिए जो है ना वो बड़े फ़ायदेमंद हुए आगे चलकर। वगरना हम जिन मुश्किलात का शिकार हुए, शायद मैं जो यहाँ पहुँचूँ तो मैं यहाँ ना पहुँच सकता। अब वो मज़हब का भी बैकग्राउंड था हमारा। वो जो हमारे नाना थे ना उनके तल्लक थे ये चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ के नाना चौधरी फ़िरोज़ुद्दीन से। चौधरी फ़िरोज़ुद्दीन जो थे वो मत्याल जट थे। मत्याल जटों के बारे में अजीब स्टोरी है। जो तारीख़ गुजरात है ना उसमें वो मत्यालों को मुग़लों का कबीला कहते हैं कि ये मुग़लों का कबीला है, और जो जेलम की तारीख़ है उसमें उसको जाट कहते हैं, और जो पठवार की तारीख है उसमें उसको राजपूत कहते हैं। ये मत्याल जो है, चौधरी फ़िरोज़ुद्दीन बड़ा ज़हीन आदमी था और बड़ा समझदार बंदा था। वो इन तीनों को इस्तेमाल करता था। फिर दादर खान में कोई भी हो, वो मुग़ल हो, अवान हो, अपना जाट हो, गुजर हो, अब तो अराई भी उसमें शामिल कर लें, तो ये जो ज़ारैत पेशा लोग थे ना ये सारे चौधरी कहलाते थे अपने आप को, कि वही वो मुग़लों के ज़माने में जो कि गांव का जो चौधरी होता था वो उन्होंने वही चूँकि उन्होंने लफ्ज़ चौधरी सुना हुआ था। इनमें जो बड़े लोग थे वो सरदार वगैरह लिखते थे। अच्छा, तो वो जो अपना
वो नतीजा क्या हुआ कि चौधरी फिरोजुद्दीन जो है वो जब जाते थे राजपूत, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता दिया था राजा गंजरफर अली खान को, जो तरीके पाकिस्तान के बड़े नामवर रहनुमा हैं, क़ायद-ए-आज़म के दस्ते राज थी, जिनका मकबरा भी वहाँ मौजूद है पिंडदान खान में, जिनके दादा के नाम पर दादन खान के नाम पर पिंड दादन खान है। वो जो चौधरी वो राजा गंजरफर अली खान चौधरी फिरोजुद्दीन के दामाद थे, यानी फ़र्क की खाला थी उनके घर। अब चौधरी फिरोजुद्दीन हमें जब जाते थे ना तो हम कहते मैं आपके चौधरी बना हूँ, और जब इलाके में चौधरीयों के पास जाते सारों के, जिसमें सारी कौमें शामिल थी, जब अकेले हमारे पास आते थे ना, क्योंकि हमारी तहसील में जो सो मुतहदा तहसील थी, जिसमें अब जो असादन शाह की तहसील निकल गई है, एक कलर कार निकल गई है और एक पिंडदान खान है, तो इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे कबाइल आबाद थे जो अपने आप को मुगल कहते थे। मसलन जब आपने मेजर जनरल मुश्ताक बेग का नाम सुना होगा, जो एक उनको GHQ में हमला करके शहीद किया गया था। मेजर मुश्ताक बेग का तल्लुक जो है ना वो इलाका जंगड़ से था, तो वो वहाँ पर हैं मुगल काक, मिर्जा कहते हैं मुगल काक हैं, ज़मींदार लोग हैं। ये वो काक जो ताज यानी मुर्गे के सर पर होती है ना, उस ताज, उसकी वजह से वो कहते हैं हम बादशाह शाही कौम के हैं तो हम काक हैं, यानी बादशाह उस ताज की निस्बत से मुगल काक हैं। मुगल असली हैं, उनका क्लेम है कि हम हिंदुस्तान के शाही ख़ानदान से हैं। ये हमें पता है मकामी जी हैं भाई, ये असली मुगल हैं, लेकिन हमें इस पे कि उनका शहर नस्ब जो है वो शाही ख़ानदान से मिलता है या कहीं से मिलता है, बहरहाल मुगल हैं वो भी थे। उसके अलावा ये था, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फफरा बहुत बड़ी तादाद में थे, सरदार भी कहलाते थे, चौधरी भी कहलाते थे, मिर्ज़ा भी उस वक्त टामा मिर्ज़ा कहलाते थे। तो ये जो है ना, जहाँ कोई कहता था ना कि मैं मुगल फफरा हूँ, तो चौधरी फिरोजुद्दीन उसको कहता मैं आपका मुगल भाई हूँ। और जहाँ उसको कहता था ना कि नहीं मैं तो जट ज़मींदार हूँ, वो कहता मैं आपका जट भाई हूँ। जहाँ को कहता मैं चौधरी हूँ, वो कहता मैं तेरा चौधरी भाई हूँ। तो वो हमारा कबीला जो है, और ख़ास पर मेरे नाना जी और हमारे एक रिश्ते के मामू थे मिर्ज़ा लाल खान, वो मुगल बरलास थे। तो मुगल बरलास जो थे वो भी हमारे इलाके में काफ़ी कौम है। एक हमारे इलाके में मुगल ताजक हैं, ये ताजिकिस्तान का नाम ने सुना होगा, वहाँ से वो ताजक हैं, वो भी मिर्ज़ा कहलाते हैं। एक वो मैंने सगर का आपको बताया है। उसके अलावा जो है ना हमारे ये मुगलों की एक गोत हयाल है, वो हमारे इलाके में नहीं पाए जाते, वो इस नाड़े की यूनिकौंसल में है और उधर पुठवार में है, डुमेली के पास है। ये मुगल आले ज़मींदार हैं। अच्छा, ये जो लाल मुगलों वाला बड़ा मशहूर ख़ानदान है जिसमें से ये शमशाद फार मिर्ज़ा है, ये मुगल तैमूरी है ये। अच्छा, और जो बक्की चकवाल के मुगल हैं वो मुगल कसर हैं, और जो अटक के मुगल हैं वो मुगल रवाल हैं। तो ये आपको ये इतला के लिए कि इस पुठवार में सबसे बाअसर तादाद के लिहाज ना, रकबे के लिहाज से, असर रसूख के लिहाज से, तारीख के लिहाज से मुगल कबाइल जो है वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन वो चूँकि कहलाते सरदार और चौधरी हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। आपकी इतला के लिए कि सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो अटक का सरदार मोहम्मद नवाज खान था, जो नवाब अमीर मोहम्मद खान कालाबाग का बहनोई था, वो जनाब मुगल सरदार था। तो ये हमारे कबीले ने इस तरह की वो जो मकामी तस्बीयतें थीं, और ये जो राजा बिरादरी के साथ कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट अलग थे, और ऊपर जो जुआ राजा थे, नीचे जालब राजा थे, पर एक खोकर अपने आप को राजा कहते थे। तो उनके साथ एक किस्म की हमारी राइवलरी चल रही थी, रिकाबत चल रही थी, एक अनसर्टन सी किस्म की थी कि हम चुमा दीगरे ने, हम कहते थे कि हम बादशाह कौम है, वो कहते थे हम भाई यहाँ के चौधरी हैं, राजे हैं। तो उसकी वजह से तो वो तो जो थे वो राजा इज़म के अलमबरदार थे, और हम चौधरी इज़म के अलमबरदार होकर चौधरी फिरोजुद्दीन के साथ हमारा कबीला चला गया। इस दौरान जो है ना दरमियान में वो मैं वापस चलता हूँ आपको कि जब अंग्रेज़ ने हमला किया सिखों पर, तो चेरियाँ वाले के मकाम पर 1849 में लड़ाई हुई सिखों की और अंग्रेज़ों की। तो उस वक़्त दो वजह से हमारे कबीले ने, फफरा कबीले ने सिखों का साथ दिया। अब अक्ल वाली बात तो यह है कि भाई जो अंग्रेज़ चेरियाँ वाला पहुँच गया है, हमारे बुजुर्गों को सोचना चाहिए था, अगर समझदार होते तो वो तो हम है ना, नफ़ा नुकसान के मयार ही हमारे अलग हैं, तो उनको सोचना चाहिए था कि वो कैसे जनाब अब हमसे शिकस्त खाएगा। इन्होंने कहा जी दो वजह से हम मुखालफ हैं। एक तो हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है,
उसको उसके साथ दुश्मनी कर रहा है, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो दूसरा सिख हमारे सन ऑफ द सैल हैं, हमारे मकामी भाई हम इनका साथ देंगे। नतीजा कि निकला कि जब सिखों की शिकस्त हो गई तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने हमारी जो स्टेट थी उसका जो स्टेटस था वो तब्दील कर दिया। तो उन्होंने इसको जैलदारियों में बदल दिया, 2 जैलदारियों में। एक टूटी पपरा में वही जो हमारी थी वो हमारे रिश्तेदारों को मिल गई, और एक जो ये सोवाल थी वो मसूद बुगल के जरिए को मिल गई। आज भी अगर वो सरदारी निज़ाम हमारा कायम होता तो हमारे सरदार जो थे ना, वो ये जनरल इकबाल जो गवर्नर पंजाब रहे हैं ना, इनका ख़ानदान हमारा सरदार होता। यही वजह कि आज भी मैं उन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता हूँ, यही समझ के कि ये हमारे सरदार हैं। तो ये उसके बाद हुआ ये कि अंग्रेज़ की यहाँ आने के बाद हम पर बैन लग गया कि आप फ़ौज की नौकरी नहीं कर सकते। अब हमारा सारा इन्हिसार मकामी जो थे ना वो ज़मीनों पर था, चरागाहों पर था, माल मशी पर था और फसलों पर था।